चलो ध्यान दो। सोशल साइंस है 2021 का सेकंड सिटिंग। 2021 एग्जाम में जो पूछा गया था आपका सेकंड सिटिंग का, द्वितीय पालिका। ठीक है, कौन सा पालिका? द्वितीय पालिका। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन व्यापार मार्ग था? यानी एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार यानी बिजनेस करने के लिए कौन सा रास्ता था? तो कौन सा रास्ता था? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। एशिया यूरोप के बीच में कौन सा रास्ता से व्यापार होता था? रेशम मार्ग द्वारा। रास्ता का नाम है रेशम मार्ग। ठीक है, उसके बीच में किसके किसके बीच व्यापार होता था? देखना, बोलने से ज्यादा एनर्जी लॉस ना हो। ठीक है, तो एशिया यूरोप के बीच में कौन सा रास्ता से व्यापार होता था? रेशम मार्ग के द्वारा। ठीक है, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ठीक है, पहले तो जानिए कि जो चोरा चोरी कांड है 1922 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1922। ठीक है, चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी। ये घटना है क्या? देखिए, उस समय चला था असहयोग आंदोलन। क्या चला था? असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी बोले ना कि असहयोग आंदोलन हम लोग शांति ढंग से करेंगे। ठीक है, हिंसक नहीं होंगे बल्कि अहिंसक ढंग। अहिंसक ढंग मतलब होता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, अहिंसक ढंग मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था, महात्मा गांधी बोले कि शांति ढंग से करेंगे तो 2 साल में हम लोग आजाद हो जाएंगे, देश आजाद हो जाएगा। लेकिन आदमी लोग क्या किया कि गोरखपुर एक जगह है, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर जगह है। ठीक है, वहाँ एक जगह चोरा चोरी जगह है। ठीक है, वहाँ पे जब भारत के लोग जुलूस निकाल रहा था, जुलूस निकाल रहा था, अब उस जुलूस पे पुलिस लोग क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। पुलिस वाला क्या कर दिया? आक्रमण यानी हमला कर दिया। अब सब भारत वाला क्या किया? गुस्सा में आ गया और सब पुलिस वाला खदेड़ने लगा। ओकरे सबके दौरान दौड़ाते 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 थाना जेल तक पहुंचा दिया। सब जाके दौड़े, जितना पुलिस है सब जेल में बंद हो गया। ठीक है, जेल में बंद हो गया। अब जेल में बंद हो गया, इतना ही लोग गुस्सा में था भारत वाला, सब पे दम करासन तेल छिटका, छिटके सबके दम माचिस मार दिया, जिंदे जला दिया अंदर। ठीक है, जिंदे जला दिया। वही था चोरा चोरी कांड, जिसमें 22 गो पुलिस मर गया। कै गो मर गया? 22 गो। 22 गो पुलिसकर्मी मर गया, जिंदा जल के मर गया। जब महात्मा गांधी को इसके बारे में पता चला तो महात्मा गांधी बोले कि हम तो बोले थे कि शांति ढंग से करना है, लेकिन आंदोलन क्या हो रहा? अहिंसक हो रहा है। हिंसक हो रहा है। ठीक है, हम चलाना था अहिंसक ढंग से, लेकिन हो रहा है हिंसक ढंग। तो महात्मा गांधी ने निर्णय किया कि असहयोग आंदोलन को हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे या वापस ले लेंगे। तो 2 नंबर में एक प्रश्न आपसे पूछता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस क्यों लिया? तो यही है, चोरा चोरी में जो घटना हुआ उसके कारण महात्मा गांधी क्या किए? असहयोग आंदोलन को वापस लिए। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला, वहाँ एक जगह है चोरा चोरी गांव। ठीक है, उस गांव में सब असहयोग आंदोलन का जुलूस निकाल रहा था। अब पुलिस वाला क्या किया? उन लोग पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जुलूस पे आक्रमण कर दिया। बस ये लोग गुस्से में आके पुलिस वाला को ही दौड़ा दिया और सबको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करके सबको पेट्रोल डीजल छिट के जिंदा जला दिया 22 गो। तो उसके बाद महात्मा गांधी क्या किया? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए, या पूछेगा स्थगित क्यों कर दिए कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिए, बंद क्यों कर दिए, वापस क्यों लिए? तो यही कारण है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि चोरा चोरी कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? कौन सा? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, आगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। चले आगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, यानी लेबर डे। क्या बोलेंगे? लेबर डे या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। कब? 1 मई। एक और पूछता है 8 मार्च को, बताइए। 8 मार्च को, 8 मार्च को वुमेन डे।
ठीक है, यानी महिला दिवस। पूछेगा कि 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो महिला दिवस। 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 5 जून रहे तो पर्यावरण दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस। 8 मार्च महिला दिवस। अरे क्लास में बहुत ध्यान दो। अरे बार बोलते क्लास में ना 100% फोकस। काला इतना बुलवा रहे हैं हम अपना याद करने के लिए। हमको तो याद है, हमको नहीं टेंशन है, हमको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। ठीक है, तो हमारा ना टेंशन। तो भैया बताइए 1 मई को मजदूर दिवस या लेबर डे इसी को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस, इसको वुमेन डे भी बोलते हैं। ठीक है, 5 जून को इन्वायरमेंट डे कहते हैं इसको। ठीक है, 5 जून अब कुछ दिन पहले ही दिया। ठीक है, आगे 22 मार्च बिहार दिवस। भुला जाते हो क्या? 22 मार्च को क्या है, बिहार दिवस। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। बिहार की स्थापना हुई थी इसलिए। चलिए आइए, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश। इसको केंद्र शासित प्रदेश क्या कहते हैं पता है? जैसे बिहार है तो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का जो पुलिस होता है, जैसे बिहार पुलिस है, तो किसके अंडर में आएगा? नीतीश कुमार के अंडर में आएगा। ठीक है, यानी जिसका में रहेगा होम मंत्रालय, गृह मंत्रालय जिसका अंदर रहता है। देखते मंत्रालय बढ़ता है, गृह मंत्रालय तो परिवहन मंत्रालय, तो ये मंत्रालय वो मंत्रालय सबको बढ़ता है। तो बिहार का जो पुलिस है किसका अंडर में आ रहा है? नीतीश कुमार जी के अधीन आ रहा है। लेकिन केंद्र शासित जो प्रदेश होता है उसका जो पुलिस रहता है वो राज्य मुख्यमंत्री को, वहां के मुख्यमंत्री के अंदर नहीं है, वो केंद्र सरकार के अंदर आएगा। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहेगा वैसे चलेंगे। बिहार ला पुलिस चलेगा ऊपर से नहीं, यहाँ के आदेश कौन देगा? बिहार के मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश वाला के वो नहीं होता, ऊपर से शासन होता है केंद्र शासित में, इसलिए नाम है केंद्र शासित। यानी केंद्र शासन कर रहा है, राज्य शासन नहीं कर रहा है। कौन शासन चला रहा है? केंद्र चला रहा है। केंद्र सेंट्रल सरकार। ठीक है, जिसको सेंट्रल सरकार हैंडल करे इसीलिए उसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या गो? 18। राज्य क्या गो? 28 गो। याद रखिए, राज्य है 28 गो, केंद्र शासित है 8 गो। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चलो, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? 2005। डायरेक्ट याद रखिएगा, सूचना के अधिकार कब आया? 2005 में। सूचना के अधिकार 2005 में। सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया 2005 में। सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। चलिए आगे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में। न लमराओ इतने हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में। सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। आइए, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? कौन कहा है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन क्या बोले? जो लोकतंत्र है वो जनता का है, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन है। ये शब्द या ये बातें कौन का है? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के पिता। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता बोले तो अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। ठीक है, इब्राहिम लिंकन क्या बोले? लोकतंत्र जनता जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ। तो 73वां संविधान
बोला कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा यानी संविधान में इसको वैल्यू दे दिया गया, मान्यता दे दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? देखो संविधान में कुछ कुछ त्रुटि रह जाता है, कुछ कमी रह जाता है या कुछ मिलाना रहता है, तो उसको संविधान संशोधन करके उसमें मिलाते हैं या उसको सुधारते हैं। उसी को संविधान यानी संविधान में कुछ सुधार किए, उसी का क्या संविधान संशोधन। समझे कि नहीं? संविधान जैसे पहले हम लोग को मौलिक अधिकार था धन रखने का, यानी धन कितना रखिए आपको सरकार कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को लगा कि इसका गलत यूज हो रहा है, सब धन रख रहा है, तो उसको हटा दिया, उसको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, हटा के अब रखिए धन, जवाब देना पड़ेगा। हम रिक्शा चला रहे, पता चला 20 तल्ला जमीन है, जमीन में बिल्डिंग बनल है, ठीक है, बैंक में करोड़ों का संपत्ति है, तो जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ से लेके आप आ रहे हैं। आपका काम के आधार पर आपको धन रहना चाहिए। ठीक है, आप बेच रहे फौज का, पता चला कि 200 करोड़ बीघा आपके पास जमीन है, जवाब दीजिएगा ना कि कहाँ है। अब दादा परदादा के तो बात ही अलग है, ठीक है, लेकिन आप नया में बनाए तो जवाब देना पड़ेगा। आइए, तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? बाधा मतलब दिक्कत, बाधा मतलब दिक्कत, यानी कौन दिक्कत देता है लोकतंत्र को सफल होने में, लोकतंत्र को सक्सेस होने में कौन दिक्कत करता है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सब। यदि अशिक्षा यानी पढ़े लिखे आदमी नहीं है तभी लोकतंत्र को दिक्कत होगा, गरीब है तभी लोकतंत्र को दिक्कत होगा, बेरोजगारी है तभी लोकतंत्र को दिक्कत होगा, यानी ये सब रहेगा तो कभी भी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। आगे, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रास्ता के नाम है रज्जू मार्ग। क्या नाम है? रज्जू मार्ग। रास्ता के नाम क्या है? रज्जू मार्ग। नाम क्या है? रज्जू मार्ग। है कहाँ? बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में ना, राजगीर। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। जो बिहार में है रज्जू मार्ग, ये रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। रज्जू मार्ग बुआ, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता, तो रज्जू मार्ग है वो कहाँ है? और ऊपर कहीं कहाँ है? राजगीर। रज्जू मार्ग कहाँ है बुआ? राजगीर में। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। कोई दिक्कत? रज्जू मार्ग कहाँ? राजगीर में। चलो, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? यानी जो सासाराम नगर है, यानी जगह जिसका नाम है सासार, जैसे पटना एक नगर है, नगर जो शहर है उसको नगर कहा जाता है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई, सबसे बड़ा नगर मुंबई, भारत का सबसे बड़ा नगर बोले तो मुंबई, बिहार का सबसे बड़ा नगर बोले तो पटना, पटना, बिहार का सबसे बड़ा जिला बोले क्षेत्रफल के हिसाब से तो पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है। समझे कि नहीं? तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ? मध्य युग में। मध्य युग में सासाराम डेवलप किया था। ठीक है, तो सासाराम का विकास कब हुआ? मध्य युग में। सासाराम का विकास मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद कृत्रिम मतलब जो खुद से बना था उसमें कृत्रिम जुड़ जाए, जैसे हम तालाब बनाया खुद से उसमें पानी, तो कृत्रिम तालाब हो गया। तो उसी तरह से जलाशय यानी तालाबे है, समझिए, ठीक है, जिसका नाम है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। तो ये बड़ा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भाखरा नांगल बांध के बगल में बनाया हुआ है गोविंद सागर जलाशय। ठीक है, तो गोविंद सागर जलाशय क्या है? भाखरा नांगल के जस्ट बगल में। ठीक है, भाखरा नांगल के जस्ट बगल में कौन है? गोविंद सागर। इसे सब बांध है, रिहन बांध, हीराकुंड बांध, भाखरा नांगल बांध। सर्वाधिक भूकंप प्रबल राज्य कौन है? सबसे ज्यादा कहाँ भूकंप आता है? उत्तराखंड। सबसे ज्यादा भूकंप उत्तराखंड। तो सर्वाधिक भूकंप प्रबल क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड। सबसे भूस्खलन, सॉरी भूस्खलन है, हाँ, सर्वाधिक भूस्खलन। भूस्खलन समझा ना, मट्टी को अपनी जगह पर ढहना, जैसे गंगा जी में मट्टी ढह रहा तो वो भी क्या रहा? भूस्खलन है। ठीक है, पर्वत जब भी देखिए भूस्खलन ज्यादा पहाड़ी इलाका में है, तो उत्तराखंड पहाड़ी इलाका।
ठीक है। पहाड़ी इलाका है तो ऊपर से पहाड़ ढह के क्या होता है, नीचे में ऐसा सरता है, समझे, कहाँ में ऐसा सरता है, नीचे में, तो हो गया भूस्खलन। आपसे पूछते हैं कि भूस्खलन से क्या समझते हैं, तो भूमि को या मिट्टी को अपने जगह से खिसकना या हट जाना क्या कहलाता है, भूस्खलन। भूस्खलन ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है तो यहाँ ज्यादा क्या था, भूस्खलन। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रबल है, यानी सबसे ज्यादा सुखाड़ रहता है, तो सबसे ज्यादा सुखाड़ कहाँ होता है, दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में सबसे ज्यादा सूखा रहता है, दक्षिण बिहार में सबसे ज्यादा सूखा, और उत्तरी बिहार में बाढ़। पूछेगा बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ, उत्तरी बिहार। सुखाड़ सबसे ज्यादा कहाँ, दक्षिणी बिहार। तो कबो सुख नहीं है, पानी ज्यादा है, पानी कम, ठीक है। बिहार में दोनों मजा है, तो गरीब होने का बिहार का यही रीजन है, या बिहार का पीछे होने का यही रीजन है। पूछता है कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य, इसका कारण बताइए, तो बिहार में हर साल बाढ़ आता है, बिहार में हर साल सुखाड़ आता है। कोई एगो मार मारे तब ना हो, दोनों मार रहा है, बाढ़ भी पीट रहा है, ऊपर से सुखाड़ भी पीट रहा है, ठीक है। तरफ के इस दिल से आह निकलती रहे, ठीक है। इतने में आह निकाल लेता है, बाढ़ और सुखाड़ की कहानी खत्म। तो ये पूछता है कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ, उत्तरी बिहार। गर्व से कहिए कि हम लोग और आप लोग सब उत्तरी बिहार में, ठीक है, हम लोग भी आप लोग भी कहाँ है, उत्तरी बिहार में। तो सबसे ज्यादा बाढ़ उत्तरी बिहार, सबसे ज्यादा सुखाड़ दक्षिणी बिहार, सबसे ज्यादा बाढ़, सबसे ज्यादा सुखाड़, बुलाइएगा। चलिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी, 1871 फ्रेफर्ट की संधि, 1871 में कौन सा संधि, फ्रेफर्ट की संधि, 1871 में फ्रेफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई, फ्रेफर्ट की संधि। पूछेगा कि फ्रेफर्ट की संधि कब हुई, 1871 से। फ्रेफर्ट की संधि कब हुआ, 1871। फ्रेफर्ट की संधि कब, 1871। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था संभव हो गया, संघीय एवं संसदीय, ये ना संवैधानिक राजतंत्र। 1930 की क्रांति के बाद फ्रांस में, यानी 1930 में क्रांति हुआ, अब फ्रांस में कौन सा शासन आ गया, संवैधानिक राजतंत्र। यानी पहले राजा महाराजा के राज चलता था, लेकिन राजा महाराजा को हटा के संविधान लागू कर दिया, तो इसलिए क्या है, संवैधानिक राजतंत्र। भारत में कैसा शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय, ठीक है। उसी तरह से 1830 की क्रांति का फ्रांस में कैसा, संवैधानिक राजतंत्र। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, नवंबर 1917, नवंबर 1917 ईस्वी, ठीक है। भुला जाते हैं इतना जल्दी। तो भैया बोल्शेविक क्रांति नेतृत्व लीडर मेन कैप्टन कौन था, जैसे टीम इंडिया तो उसका कैप्टन, तो इसे नेतृत्व का नाम वो मेन टीम का कैप्टन है, ठीक है। तो वही रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन। कौन, क्या, लेनिन, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, 1900, इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, नवंबर क्रांति भी कहते हैं, और बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इसका नेता मेन कौन, लेनिन। चलिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी, बोलिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, जिसको CSO कहते हैं, ठीक है। अब पहली बार कौन किया है,
पहली बार राष्ट्रीय की गणना, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पूछेगा भारत में राष्ट्रीय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पहली बार कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना, जारी करना यानी छाप के मार्केट में लाना। तो मुद्रा जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी कहते हैं RBI, ठीक है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? 1 रुपया वाला नोट, 1 रुपया वाला नोट कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया के बाकी सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? चलो आगे। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है बउआ? बिहार। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य। पूछेगा सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रिया का जीविका उपार्जन। आर्थिक क्रिया का क्या काम है? जीविका उपार्जन। ये आर्थिक क्रिया होता क्या है? आर्थिक क्रिया होता है क्या है? आर्थिक क्रिया मतलब हम काम कर रहे, खेती कर रहे, बारी कर रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, ये क्या है? आर्थिक क्रिया। दुकान खोल के कोई बैठल है तो क्या है? आर्थिक क्रिया। कोई खेत में जा रहा है, तम रहा है तो क्या है? आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया का काम क्या है? जीविको उपार्जन। जीविको उपार्जन जीवन यापन करना, जीवन को चलाना, उसी को कहते जीविको उपार्जन, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया का क्षेत्र बोला जैसे 3 क्षेत्र। पहला कृषि क्षेत्र, इसी को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसका कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्षेत्र क्या कहते हैं? औद्योगिक, इसे क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। तीसरा क्या है? सेवा क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। बुलाइएगा। आर्थिक क्रिया के क्या क्षेत्र? 3 क्षेत्र। पहला इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, इसका कहते हैं द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा क्या है? सेवा क्षेत्र, इसको तृतीय क्षेत्र। और सबसे बड़ा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि क्षेत्र। सबसे ज्यादा फायदा होता है सेवा क्षेत्र से। सबसे ज्यादा पूछेगा इनकम कहाँ से होता है? तो सेवा क्षेत्र। सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि, और सब आश्रित है कृषि पर। सब कौन पे आश्रित है? कृषि। तो आर्थिक क्रिया का काम है जीविको उपार्जन करना, जीविको उपार्जन करना, ठीक है। ये सब बता है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, चलो भाई आगे करो। बस ऊपर नहीं आ रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या गया? दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले राष्ट्रीय की गणना करने वाला दादा भाई नौरोजी, या अनुमान लगाने वाला दादा भाई नौरोजी। कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, ठीक है। तो आइश्योर की आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो आज ले इतना ही। जय हिंद, जय भारत।